प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिनका पत्रकारिता में एक वजूद हम लोग बोल सकते हैं और युवाओं के बहुत ही मार्गदर्शक हैं। अपने लेखनी के माध्यम से हजारों लोगों को, हजारों आम जनता को न्याय दिला चुके और आम जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का काम किया है। वर्तमान में इंदौर प्रेस क्लब के जानी मानी हस्ती अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। अरविंद जी, प्रयास न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं मैं कि अरविंद जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने पत्रकारों के लिए हमेशा 24 घंटे 7 दिन अपना सर्वस्व समय दिया है, चाहे पत्रकार हो या पत्रकारों का परिवार हो। कोरोना काल से लेके वर्तमान तक हमेशा पत्रकारों के हित के लिए सदैव समर्पित रहने वाले अरविंद जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। अरविंद जी, मैं दर्शक जानना चाहते कि क्योंकि आपका जो पूरा परिवार है प्रशासनिक सेवा में है, तो आप पत्रकारिता में आपका आना अचानक कैसे हुआ? आप भी IAS IPS की श्रेणी में जा सकते थे। बड़ी रोचक कहानी है आदित्य भाई इसकी। मैं इंदौर में राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था और साथ साथ चूँकि मुझे शौक था इसलिए मैं लोकस्वामी अखबार के लिए पार्ट टाइम लिखता भी रहता था। उस दौर में राजीव गांधी एक दिन इंदौर आए। तब मत कांग्रेस सरकार में नहीं थी। राजीव गांधी इंदौर आए, भारी भीड़ थी इंदौर विमानतल पर राजीव गांधी को देखने और उनसे मिलने वालों की, या उनकी एक दूसरे शब्दों में कहते उनकी एक झलक पाने वालों की। बहुत मारामारी थी, धक्का मुक्की चल रही थी। उस समय इंदौर एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो CISF के हाथ में नहीं थी, वो इंदौर पुलिस के हाथ में थी। तो मैंने देखा कि अचानक 14-15 लोग जो हैं राजीव गांधी के जब आने का समय हुआ तो विमानतल के अंदर गए। मैंने थोड़ी सी जिज्ञासा जागी कि भाई इतनी मारामारी और ये कौन है? तो बताया भाई ये सब पत्रकार लोग हैं और ये जो है राजीव गांधी से सबसे पहले इनकी मुलाकात होगी। मैंने कहा यहाँ इतनी भगदड़ मच रही है, एक से एक नेताओं में होड़ अंदर जाने की और इनको कोई पूछ नहीं रहा, और राजीव गांधी से मिलने 12-15 पत्रकार अंदर चले गए। बस वही दिन था कि जिसने मुझे अपने ध्येय से भटका दिया। इंदौर आए थे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। पिताजी का भी ड्रीम था कि परिवार में बड़ा बेटा है तो ये प्रशासनिक सेवा में जाए, लेकिन उस घटनाक्रम ने मेरे पूरे उद्देश्य को ही बदल दिया और इस तरह मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा आना हुआ। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं ये जो वाक्य जो भी अरविंद जी ने बताया है। राजीव गांधी की झलक पाने के लिए एक तरफ भीड़ लग रही है, वहाँ पे अरविंद जी भी मौजूद है, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, मालूम पड़ता है बाद में कि वह पत्रकार है। सिविल परीक्षा देने के बजाय वो पत्रकारिता में और आज एक अच्छा मुकाम पाया है। अरविंद जी, मैं दर्शकों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक ऐसी कोई खबर, आपने प्रिंट मीडिया में भी काम किया है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप एक अच्छा वर्चस्व है आपका, तो प्रिंट मीडिया का ऐसा कोई इंसिडेंस है जो खबर लिखते समय थोड़ा इमोशनली टच होता है कभी? देखिए, इमोशन के बिना तो पत्रकारिता हो ही नहीं सकती है, लेकिन एक ऐसा वाकया बार बार मेरे ध्यान में आता है जिसने मुझे झकझोर दिया था। मैं दैनिक भास्कर में क्राइम रिपोर्टर था और रात को 10:30 बजे, उस दौर में ना व्हाट्सएप था, फ़ोन पे खबर लिखवा सकते थे, बस इतना था। फ़ोटो भी फोटोग्राफर को साथ लाते थे, फोटोग्राफर फ़ोटो खींच के दफ्तर में जाता था और वहाँ प्रिंट डेवलप करता था। अचानक खबर मिली कि चोइथराम मंडी के बाहर एक डबल मर्डर हो गया। हमारे संपादक श्रवण गर्ग थे, उन्होंने कहा बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, आप जाइए, इसको तो फ्रंट पेज पे लेना पड़ेगा। वरिष्ठ साथी हरीश कश्यप डेस्क पे थे, जो आजकल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के OSD हैं, वो डेस्क पे थे। उनकी नाइट ड्यूटी थी, असल में उस दिन रिपोर्टर थे पर उनकी नाइट ड्यूटी थी। मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहाँ का जो दृश्य देखा, वहाँ का जो नज़ारा देखा, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो 2 व्यक्तियों का जिनका मर्डर हुआ था, उसमें उसका हाथ कहीं पड़ा हुआ था, पाँव कहीं पड़ा हुआ था, सिर कहीं पड़ा हुआ था और धड़ कहीं पड़ा हुआ था। तो बड़ा खतरनाक मर्डर था वो। मतलब उसको देख के रोंगटे खड़े हो गए, दिल दहल गया। तो मतलब वो उसकी खबर लिखने में की मनस्थिति बनाने में बहुत समय लगा। इधर दफ्तर से बार बार फ़ोन आ रहा कि भैया समय हो रहा है अखबार का, जल्दी खबर बना के दो। वो मनस्थिति नहीं बन पा रही, क्योंकि वो जो नज़ारा देखा, बड़े मुश्किल से अपने आप को संतुलित करके खबर लिखी।
दूसरा एक वाकया और हुआ कि घर से निकला तो मैंने कहा कि नेहरू प्रतिमा पे कुछ काम था, तो मैं नेहरू प्रतिमा होते हुए दैनिक भास्कर चला जाऊंगा। तो मैं जीप जावरा कंपाउंड से क्रॉस हो रहा था, अचानक बहुत सारी गाड़ियां पुलिस की दिखी। तो मैंने क्या हो गया, उस समय मैं क्राइम रिपोर्टिंग नहीं करता था, लेकिन मेरे पुलिस के अधिकारियों में भी संबंध थे। रोका, भीड़ थी, भीड़ को चीरते हुए अंदर गया तो देखा हुआ कि एक संपन्न परिवार का घर था, बढ़िया बंगला, उसमें एक महिला की लाश पड़ी हुई और खून की, जिसको कहते हैं ना कि धारा बह रही। तो वो दृश्य भी बड़ा रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। तो चूंकि मैं क्राइम रिपोर्टर था नहीं, तो मैंने अपने संपादक को सूचना दी, तो उन्होंने बोला आप इस पार्ट पे हो तो ये खबर आपको ही लिखना है। वो भी बड़ा एक पीड़ादायी पल था। तो इसलिए ऐसे कई मौके आते हैं अपने करियर में जब हम जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं, खासकर फील्ड में, तो मतलब संवेदनाएं, जिसको कहते हैं ना कि कई बार संवेदनाएं मार कर लिखना पड़ता है। ये दो वाक्य मैंने आपको बताया। सर, वो दौर है और आज का दौर है, चाहे हम लोग प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, और अभी जो चलन चल रहा है वेब दुनिया का, सोशल मीडिया का, तो इसमें अंतर कितना है भाई साहब, उस दौर में और इस दौर में अंतर है? ये इस आपकी बात पे आता हूँ, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले एक रोचक बात आपसे और शेयर करता हूँ। क्योंकि अभी महाराष्ट्र जी घटनाक्रम बड़ा तेजी से चल रहा है। सालों पहले भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके दैनिक भास्कर से घर जा रहा था, तो हमारे न्यूज़ एडिटर कल्पेश याग्निक का फोन आया कि अरविंद जी कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं अभी जीपीओ चौराहे तक पहुँचा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। बोले घर मत जाइए, आप आधा घंटे बाद एयरपोर्ट पहुँच जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले वो जो महाराष्ट्र के विधायक हैं वो सब इंदौर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उस वक्त भी सत्ता को लेकर बड़ी पेचीदा स्थिति निर्मित हो गई थी और एनसीपी के विधायकों को इंदौर लाया जा रहा था। उसमें सब थे, अनिल देशमुख जो अभी गृह मंत्री थे और अभी जेल में है ईडी के कारण, और नवाब मलिक, के लोग सब थे। मैं अखिल आडिया जी को लेके जो दैनिक भास्कर के फोटोग्राफर थे विमानतल पर पहुंच गया। वहां पर हम इंतजार कर, बहुत वहां पे गाड़ी बसें लगी थी, सब भारी सुरक्षा प्रशासनिक अमला, उनको देखते ही हम समझ गए। हमने बोला कि भाई ये वो यहाँ से कहाँ से आएगी गाड़ी, सब मालूम किया। प्रशासन वाले, उनको कहीं से निर्देश होगा, कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में उस दौर में, कि ये बात जो है मीडिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब वहाँ मीडिया के लोग पहुँचना शुरू हो गए थे। हमने जिस बस में उन लोगों को बिठाया जाने वाला था उसकी छत पे फोटोग्राफर को खड़ा किया। उसने उन लोगों के विमान से उतरते हुए फ़ोटो लिए। उन लोगों को लाने के लिए बस जब अंदर जाने लगी तो हमारे फोटोग्राफर को स्वाभाविक उतरना पड़ा, लेकिन तब भी हमने कुछ फ़ोटो वहाँ से हासिल किए। उसके बाद वो बसें रवाना हुई तो उनके साथ पुलिस की गाड़ियों का काफिला था। मेरी गाड़ी से मैं और हमारे फोटोग्राफर दोनों जोखिम उठाते हुए, क्योंकि काफिला, बसें, और मतलब पुलिस का पूरा इस पे जोर था कि इनको जैसे भी हो प्रेसिडेंट होटल पहुंचा दिया जाए। हम पुलिस के उस काफिले से पहले हम प्रेसिडेंट होटल पहुंचे, फटाफट हमने गाड़ी खड़ी की, और जब वो महाराष्ट्र के विधायक गाड़ियों में से उतरने लगे बस में से, हमने उनमें से हर विधायक का फोटो खींचा। बहुत नाराज होने लगे वो, उन्होंने फोटो खींचने से भी रोका। स्थानीय पुलिस अधिकारी भी थे, वो बोले यार नहीं फोटो मत खींचिए, नाराज हो रहे हैं ये वो। मैंने कहा नहीं साहब, आप अपना दायित्व निभाइए, हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और हमने फोटो लिए। अगले दिन दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर 8 कॉलम में मेरी बाईलाइन स्टोरी प्रकाशित हुई, और सालों तक उस स्टोरी की चर्चा होती रही। दूसरे पत्रकार साथी भी पहुंच गए थे, लेकिन वो बहुत विलंब से पहुंचे या विमानतल तक पहुंच ही नहीं पाए। प्रेसिडेंट होटल आए, और वो प्रेसिडेंट होटल आए तब तक विधायक अंदर जा चुके थे। तो जिंदगी में कई ऐसे मौके जब हम पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभाते आते हैं। आपने बात की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया। देखिए, मैंने प्रिंट में भी बहुत लंबे समय तक काम किया, इलेक्ट्रॉनिक में भी काम कर रहा हूँ, और चूंकि मैं लगातार लिखता रहता हूँ तो वेब जर्नलिज्म से भी मेरा संबंध। देखिए, प्रिंट का जो वर्चस्व है वो तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन धार प्रिंट की कम होती जा रही है, पहली बात ये। इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास जो घटना है उसको आधा घंटे बाद, 15 मिनट बाद दिखाने की व्यवस्था हो गई है इतना। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में जल्दबाजी की होड़ में विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये बात इलेक्ट्रॉनिक की हो गई। और जहां तक न्यू मीडिया, वेब मीडिया की अगर हम बात करें तो इसमें आने वाला दौर इसी का है, लेकिन विश्वसनीयता का संकट यहां भी हो रहा है। जल्दबाजी की होड़ में हम, या ब्रेकिंग के चक्कर में, बिना सोचे समझे, पुष्टि किए हम खबर को आगे बढ़ा देते हैं, और उसके बाद में कई बार अच्छे परिणाम सामने नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक
ने बड़े संघर्ष के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आज ये स्थिति पाई है, अपने आप को स्थापित कर लिया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी बहुत संघर्ष है, प्रिंट की तुलना में कम है, क्योंकि हर युग के बाद जिसको हम कहें ना जनरेशन गैप, वैसी स्थिति है कि प्रिंट का एक दौर था, अब इलेक्ट्रॉनिक का आया, और इलेक्ट्रॉनिक के बाद अब जो है न्यू मीडिया का दौर आया। तो तीनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि तीनों क्षेत्र में जो नए पत्रकार साथी काम करना चाहते हैं, अब ये 8 घंटे की ड्यूटी नहीं रही, ऑफिस टाइम ड्यूटी नहीं रही, ये 16 घंटे की ड्यूटी है, बहुत संघर्ष की ड्यूटी है। आपका बहुत विजनरी होना जरूरी है, आपका पल पल की सूचनाओं से वाकिफ होना जरूरी है, आपके अच्छे संपर्क होना जरूरी है, आपके अच्छे संबंध होना जरूरी है, और संबंधों में प्रगाढ़ता जरूरी है। आप फौरी संबंध अगर रखेंगे तो आप एक कमजोर खबरनवीस साबित होंगे। जी, बात चली भाई साहब बाईलाइन की, तो मैं प्रयास न्यूज़ के माध्यम से जानना चाहते हैं कि सबसे पहली बाईलाइन आपकी कौन सी खबर की, जो एक बड़ी खुशी होती है बाईलाइन की कि मेरे नाम से? देखिए, मैं यहाँ अध्ययनरत था और महेश जोशी जी ने उस दौर में लोकस्वामी अखबार शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को लेकर के मुख्य सचिव पद को लेकर उस दिनों बड़ी चर्चा थी कि नया मुख्य सचिव कौन होगा। उसको लेकर मैंने एक खबर लिखी थी, वो आज भी मेरे जहन में है कि कोल या मलिक में से कौन होगा मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव। वो मेरी पहली बाईलाइन स्टोरी थी, और वो जब सुबह मेरे हाथ में अखबार आया और बाईलाइन मैंने देखी तो मेरी प्रसन्नता का आपको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना प्रसन्न था। ऐसा बात करते हैं राजनीति की, भी चुनावी मौसम चल रहा है। इंदौर शहर की बात करें, बारिश के मौसम में भी जो महापौर उम्मीदवार है, 85 वार्ड में जो पार्षद उम्मीदवार है, वो लगातार संपर्क जारी है। तो शहर की राजनीति का माहौल क्या है वैसा अभी? देखिए, बिल्कुल मतदान में बहुत कम समय रह रहा है, 6 तारीख को इंदौर में मतदान होना है, बिल्कुल चरम पे है चुनाव, और दोनों पार्टी के उम्मीदवार अपनी बात जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। प्रजातंत्र में बिल्कुल ये जनता को जानने का हक है कि उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने 5 साल में क्या किया, और जो अगली बार उनका जनप्रतिनिधि बनने का दावा कर रहा है उसकी क्या योजना है। तो दोनों दल इसी राह पे चल रहे हैं। दोनों दलों के महापौर पद के प्रत्याशियों की ये कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी में चूंकि उम्मीदवारी पुष्यमित्र भार्गव की काफ़ी विलंब से तय हुई, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा वार्डों में अभी पहुँच रहे हैं। संजय शुक्ला की उम्मीदवारी का फैसला तो साल भर पहले हो गया था, अभी भी उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पहले हो गई थी, उन्हें काफ़ी संपर्क मिला, तो उनका जनसंपर्क लगभग पूर्णता की ओर है। ऐसा कहा जाता है कि ये मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, मुकाबला संजय शुक्ला बनाम भाजपा है। संजय शुक्ला अकेले की लड़ा रहे हैं, पार्टी के ने पार्षदों के लिए उम्मीदवार खड़े किए, दूसरे नेता भी सक्रिय, लेकिन जो मजबूती संजय शुक्ला को संगठन से मिलना चाहिए नहीं मिल रही है। पुष्यमित्र भार्गव युवा हैं, युवा वर्ग में उनकी अच्छी पेठ है, विधि वेत्ता हैं, बहुत कम समय में उन्होंने विधि जगत में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी के पास इंदौर में वजनदार नेता है, उसका फायदा पुष्यमित्र भार्गव को मिल रहा है। संजय शुक्ला को अपनी सरलता का फायदा मिल रहा है, अपने संपर्कों का फायदा मिल रहा है, और जो लंबी राजनीतिक पारी अभी तक वो खेल चुके हैं, पिछले 28 साल में 2 बार पार्षद रहे, 1 बार विधायक रहे, उसका फायदा उनको। जी, इसमें इंदौर शहर की हम लोग बात करें सब, बीजेपी और कांग्रेस में लगातार कुछ न कुछ चलता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस मजबूत नजर नहीं आती, इसका क्या? आपको और एक बात और बता दूं दर्शकों को कि अरविंद तिवारी जी जहां अपने लेखनी के धनी, वहीं एक निष्पक्ष और स्पष्टवादी के लिए भी विख्यात है। तो आज जो बातचीत हो रही है वो एकदम स्पष्ट रूप से हो रही है। तो देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी मजबूरी उसके संगठन का कमजोर होना है। कांग्रेस में कार्यकर्ता उत्साही है, अच्छे उम्मीदवार आए हैं मैदान में, लेकिन संगठन कमजोर है। संगठन कमजोर है, इस कारण समन्वय को स्थापित नहीं कर पाता। यदि किसी वार्ड में एक उम्मीदवार के लिए पार्टी के नेता काम नहीं कर रहे हैं, तो संगठन के लोग उन्हें समझाने बुझाने की बजाय घरों में बैठे हुए हैं। कई वार्डों में ऐसी स्थिति है कि उम्मीदवार मजबूत है, लेकिन पार्टी का ही एक बागी ऐसा खड़ा हो गया जो उसके वोट बड़ी संख्या में काटेगा। उस बागी को समझाने वाले लोग, कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ बागी जो है वो बैठने को तैयार नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया, लेकिन कांग्रेस में चूंकि संगठन कमजोर है, नेता ज़्यादा हैं, इसलिए बड़ी मतलब अभी की स्थिति में देखा जाए तो इसी कारण कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा, और यही संगठन की मजबूती भारतीय जनता पार्टी का मजबूत पक्ष है। जी, इंदौर शहर की हम लोग बात करें, पिछले भी कई महापौर हुए हैं, आगामी महापौर, तो यहाँ पे एक नेशनल हब की बात कर रहे हैं, या स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, या मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब लगता है दोनों में से, चाहे वो संजय शुक्ला हो या पुष्यमित्र भार्गव हो, ये सब जो सपना इंदौर ने देखा ये पूरा हो पाएगा? देखिए, दोनों हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों प्रत्याशी युवा हैं, इंदौर को लेकर उनके सपने हैं, दोनों में काम करने का मादा है। संजय शुक्ला विधायक के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, 2 बार पार्षद रहे हैं।
तो उनमें भी काम करने की ललक है और इंदौर 2050 में कैसा हो उसको लेकर उनका अपना एक विजन है। पुष्यमित्र भार्गव संजय से छोटे हैं, बहुत कम उम्र में उन्होंने विधि क्षेत्र में एक बड़ा पद हासिल किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता हैं, तो उनका अपना एक विज़न है। भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सपोर्टिंग टीम उनके साथ है। पुष्यमित्र भी बार बार यही कह रहे हैं कि 2050 के इंदौर की ज़रूरतों को प्राथमिकता से हम पूरा करेंगे, इंदौर को आईटी हब बनाएंगे, हम ऐसा इंदौर बनाएंगे कि लोग बेंगलुरु या हैदराबाद या चेन्नई जाने के बजाय इंदौर में रहना पसंद करें। तो दोनों के पास अपना अपना एक विज़न है। भी तो जनता को फैसला करना है, जनता 6 तारीख को जब वोट डालेगी तब फैसला कर देगी और तभी मालूम, और 17 तारीख को मालूम पड़ जाएगा जब नतीजा आएंगे कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है। ये बिल्कुल बात ये हो गई है राजनीति की। अब हम लोग बात करते हैं पत्रकारिता की। अरविंद जी, कोरोना काल में आप कभी घर में नहीं बैठे, पत्रकारों के बीच में रहे, पत्रकारों के परिवार के बीच में रहे, तो कुछ ऐसा क्या दौर रहा और ऐसा कौन सा इंसिडेंस रहा जो आपको ये सब चीज़ें करने पे मजबूर करा? देखिए, कोरोना के दौर में जब मैंने देखा कि हमारे पत्रकार साथी 18-18 घंटे फील्ड में घूम रहे हैं, रेड जोन में जा रहे हैं, जो एरिया बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित, रेड जोन वाले अस्पतालों में जा रहे हैं, जो एरिया बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमित थे वहाँ जा रहे हैं, घर परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं, संस्थान को जो उनकी मदद करना चाहिए, जो उनके लिए सुरक्षा उपाय कराना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। तो मैंने कहा कि ये बीड़ा इंदौर प्रेस क्लब को उठाना चाहिए। इसलिए उठाना चाहिए कि इंदौर प्रेस क्लब पत्रकारों की प्रतिनिधि संस्था है। हमें यदि हमारे साथी हम पर भरोसा जता रहे हैं तो ये हमारा नैतिक दायित्व था आदित्य भाई कि हम उनका ध्यान रखें। तो उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे उन्हें स्वास्थ्य उपकरण देना हो, चाहे उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, चाहे उनके लिए खाने की व्यवस्था करना हो, चाहे उनके लिए उनके परिवार के लिए राशन की व्यवस्था करना हो, उनके लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना हो, मास्क की व्यवस्था करना हो, वाटर बॉटल्स की व्यवस्था करना हो, जितने साधन हम उन्हें उपलब्ध करा सकते थे अपने सीमित दायरे में, वो हमने पूरी कोशिश की कि उन तक पहुंच जाए। और हमने बार बार साथियों से आग्रह किया कि आप अपने दायित्व का निर्वहन करें, लेकिन अपने परिवार का ध्यान रख लें, अपने संस्थान के प्रति अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करें, लेकिन साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि आप हैं तो आपका परिवार सुरक्षित है। तो हमारे साथियों ने भी हमारी भावनाओं को समझा, हमसे जितनी मदद बन पड़ी। और मुझे ये भी कहने में बड़ी खुशी है कि शहर के लोगों ने भी, चूंकि हमारा भाव अच्छा था, इसलिए शहर के लोगों ने भी ईमानदारी से हमारी मदद की। कोरोना काल में हमारे कई साथी हमें छोड़ के चले गए, ऐसे दौर में भी आपने मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भाई साहब आर्थिक मदद भी करवाई है। बिल्कुल सही। हमने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि जो लोग कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए उनकी आपको मदद करना चाहिए। हमारे 20 से ज़्यादा साथियों को हमने 4-4 लाख रुपए की मदद सरकार से कराई। रेड क्रॉस सोसाइटी से हमने कई लोगों की मदद कराई। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने उपलब्ध कराए, उनको अस्पताल में भर्ती कराने में हमने मदद की। और हमारी तो कोशिश ये भी है कि जो दिवंगत साथी होंगे उनके बच्चों को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी हम करेंगे। ये बात हम लोग करते हैं वैसा पत्रकार सुरक्षा कानून को लेके, पत्रकारों पे झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, इसी के साथ का फ़ायदा उठाते हुए फर्जी पत्रकार भी सक्रिय है। आपका एक सख्त जो निर्देश थे पत्रकारों के लिए, वो छटनी तो हुई है, लेकिन फिर भी कहीं देखिए, हम लंबे समय से मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछली बार जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब भी हमने उन्हें मध्य प्रदेश में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट कैसा होना चाहिए उसका प्रारूप बना के दिया। कमलनाथ जी के दौर में भी दिया, विवेक तनखा जी ने भी हमारी मदद की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि दोनों सरकारों ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया। न जाने क्यों सरकार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। बहुत ही दुख का विषय है कि जो पत्रकार अपनी कलम से सरकार के उजले पक्ष को जनता तक पहुंचाते हैं, जनता की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाते हैं, न जाने क्यों उनको लेकर सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और हम तो बार बार सरकार से, कल ही 2 दिन पहले विवेक तनखा थे इंदौर में, हमने उनसे आग्रह किया कि आप फिर पहल करिए, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करिए, और अगर सरकार नहीं बात मान रही हो तो आप हाई कोर्ट में हमारी बात रखिए और कोर्ट के माध्यम से कोई ऐसा ऑर्डर करवाइए कि ये एक्ट मध्य प्रदेश में जल्दी से जल्दी लागू। पत्रकार साथी कहते हैं अरविंद भैया है तो मुमकिन है, इसके पीछे क्या कारण है सर? ये सब पत्रकार साथियों का मुझ पर भरोसा है। देखिए, बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, ये तो आप सबने मौका दिया इसलिए प्रेस क्लब में पदाधिकारी बनने का मौका मिला। अपने साथियों के प्रति मेरा नैतिक दायित्व है कि अपने साथियों ने जो मुझ पर भरोसा किया तो मैं ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन करूँ। यह अरविंद तिवारी जी है जो प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश के संरक्षक भी है। धीरे धीरे बढ़ रहे कदम के स्लोगन के साथ प्रयास न्यूज़ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अरविंद जी, प्रयास न्यूज़ के माध्यम से जो नव मतदाता है, मतदान की अपील एक हो जाए, प्रयास न्यूज़ के लिए भी कुछ
देखिए, प्रयास न्यूज़ आदित्य भाई आपका बहुत ही अच्छा उपक्रम है और मैं तो आपका लंबे समय से इस बात के लिए मुरीद हूँ कि आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रयास न्यूज़ को जो गति आप दे रहे हैं, जिस प्रकार से आपने प्रयास न्यूज़ को स्थापित किया है, वो आपकी सफलता का द्योतक है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रयास न्यूज़ अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और आपने बहुत कम समय में अपनी आगे तो जो इसका विस्तार होगा वो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन कम समय में आपने एक अच्छी पहचान इस शहर में बना ली और सकारात्मक पत्रकारिता के क्षेत्र में आदित्य उपाध्याय ने प्रयास न्यूज़ के माध्यम से जो नाम बनाया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। मतदान होना है 6 जुलाई को। मेरा उन तमाम साथियों से जो पहली बार मतदान के लिए जो है पात्र हुए हैं उनसे आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचे, मतदान करें और लोकतंत्र के इस महाअभियान में अपनी भागीदारी रखें। यह हमारे बीच में आज अतिथि देवो भव के रूप में अरविंद तिवारी जी प्रयास न्यूज़ के जो मार्गदर्शक है, संरक्षक में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए प्रयास न्यूज़ मध्य प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद।